दी केरला स्टोरी हाल ही रिलीज हुई केरला स्टोरी जो कि बेस्ड है कि कैसे केरला के अंदर हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है इस्लाम के अंदर। मूवी के रिलीज होते ही देश के अंदर बैठे पॉलिटिशियंस, मीडिया और रिलीजियंस लोगों का सेंटीमेंट हर्ट होने लगे। मूवी का पहला टीजर आया था नवंबर 2022 को और जिसके बाद 5 मई को मूवी रिलीज हुई है। मूवी के रिलीज होने से जस्ट 7 दिन पहले इसका ट्रेलर आया था। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही मूवी को प्रोपागेंडा बोल दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि यार जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जो ये बताती है कि किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में कितना कुछ हो रहा है और कैसे उस कम्युनिटी के लोग जो है वो विक्टिम हो रहे हैं किसी एक लोकेशन पे इंडिया के अंदर, क्यों उसको प्रोपागेंडा बोल दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ ओ माय गॉड और पीके जैसी मूवीज जब रिलीज होती है तो उनको देश के अंदर समझदारी का एग्जाम्पल बोल दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि ये हमको सिखाती है वैल्यूज और देश के अंदर जागरूकता फैलाने का उनको प्राइम एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक पॉलिटिशियन जो कि नुपुर शर्मा थी, उनके एक बयान के ऊपर सेंट्रल एशिया क्या, अरेबियन कंट्रीज और इंडिया के अंदर कितना बवाल हुआ। और यहाँ पे जब इंडिया की मेजोरिटी कम्युनिटी की अगेंस्ट के अंदर मूवीज बनती है, सीरियल बनते हैं और उनको टारगेट किया जाता है, कोई भी कुछ भी सामने से आगे नहीं बोलता। और जब भी वो कैसे विक्टिम बन रहे हैं उसको बोल दिया जाता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आके, तो उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है किसी एक इलेक्शन पार्टी का। और 2014 के बाद तो हिंदू रिलीजन और हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी हो जो उनके फेवर के अंदर हो उसको बीजेपी और आरएसएस का इलेक्शन कैंपेन बोल दिया जाता है। मैं देश में बैठे सभी लोगों को बता दूं, बीजेपी और आरएसएस अभी कुछ सालों पहले आई है। हिंदू रिलीजन और ये कम्युनिटी बहुत सालों पुरानी है। मूवी को प्रोपेगेंडा तो ऐसे बोल रहे हैं कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आरएसएस वालों की जेब में जाने वाला है, पर लोगों को तब समझ में नहीं आती जब ओवैसी और जाकिर नायक जैसे लोग मुस्लिम लोगों को रिलीजन का हवाला देकर मोबिलाइज करते हैं इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के लिए। अब मूवी और मूवी मेकर्स पर ये सवाल उठ रहे हैं कि 32,000 का फिगर आया कहां से। 32,000 का वो फिगर जो कि अभी तक का माना गया है कि केरला के अंदर इतनी हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है इस्लाम के अंदर। सभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं मूवी के डायरेक्टर्स और मेकर्स के ऊपर कि 32,000 का फिगर आया तो आया कहां। इस पर डायरेक्टर सुदीप्त सेन का कहना है कि 2010 के अंदर केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने ये बोला था विधानसभा के अंदर कि केरला के अंदर अब तक 2500 से ज्यादा एग्जैक्टली 26 एंड 68 लड़कियों का हिंदुइज्म से इस्लाम के अंदर कन्वर्जन हुआ है। पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो के अंदर हम 32,000 का फिगर का सच समझ लेते हैं क्या है और उसके पीछे की पूरी कहानी। अब चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने 2010 के अंदर ये बयान नहीं दिया था। चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने 2012 के अंदर ये बोला था केरला के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर 2668 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है हिंदुइज्म से इस्लाम के अंदर। अब जब बहुत सारे सवाल उठाए गए मूवी मेकर्स के ऊपर और हर जगह न्यूज चलाई गई कि 3200 का फिगर आया कहां से, केरला के अंदर तो लोगों ने ये तक बोल दिया कि हम लोग पैसे देने को तैयार हैं अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि 32,000 का फिगर कहां से आया है। मूवी मेकर से गलती हुई और मूवी मेकर्स ने टीजर और ट्रेलर के सामने से 32,000 का फिगर हटा लिया और 3 का फिगर कर, क्योंकि उसमें 3 लड़कियों की ही कहानी है। पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या फर्क पड़ता है कि फिगर 32,000 का हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। ये बात इस वजह से तो छुपाई नहीं जा सकती कि फिगर 32,000 का नहीं, 5 का है, 10 का है, 200 का है या 2500 का है, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि चोर ने चोरी तो करी है, थोड़ी सी करी है, इसलिए वो बेकसूर है। चोर को एक बार छोड़ते हैं, ओमन चांडी के ओरिजिनल बयान पे आते हैं। 2006 से अगर 26 एंड 68 लड़कियां अगर कन्वर्जन भी हुई है हिंदुइज्म से इस्लाम के अंदर तो क्यों हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे के सच को जाना क्यों नहीं गया। क्योंकि अगर 2012 में दिए गए बयान से देखा जाए कि 2006 से 2012 तक ऐसा हुआ है तो सेंट्रल के अंदर मोदी जी भी नहीं थे और बीजेपी वालों का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना इसके अंदर, क्योंकि तब तो कोई इलेक्शन भी नहीं था और प्रोपेगेंडा भी नहीं बोला जा सकता उसको। अब यूएस स्टेट रिपोर्ट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया 2000 ये कहना है कि इंडिया से अब तक 68 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करा है ISIS। उसमें से मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो केरला से ही बिलोंग करते हैं। 2019 की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रिपोर्ट का भी यही कहना है कि 30% ऑफ द मेजोरिटी जो लोग हैं जो ISIS में ज्वाइन हुए हैं इंडिया से वो केरला से ही बिलोंग करते हैं। तो केरला की स्टोरी को जो लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं मैं उनको यही बता दूं, CIA और अदर इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की, वो बीजेपी या RSS वाले फंड नहीं कर रहे हैं। अब प्रोपेगेंडा है कि स्टोरी, इसके पीछे का हम पूरा सच जानते हैं। 3 केस डिस्कस करते हैं अभी इस वीडियो के अंदर। अभी मूवी दी केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है या सच, ये तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो ही गया होगा। और क्लियरिटी के लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर। अनपैकिंग दी केरला स्टोरी, लव, कन्वर्जन एंड टेररिज्म। Slowly learned about me, my character, my views, everything, and slowly they injected their religion into my brain. I was in a concept that
there is only one. श्रुति, जो कि केरला के अंदर पढ़ने वाली एक लड़की, आज से कुछ साल पहले की स्टोरी शेयर करती है एक इंटरव्यू के अंदर, जिसमें वो ये बताती है कि वो एक मुस्लिम कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी, जहाँ पे उनकी कुछ दोस्त थी जो कि मुस्लिम्स थी, और जब वो उनके साथ पढ़ रही थी तो वो मुस्लिम लड़कियां उनसे बार बार धर्म, गॉड को लेकर सवाल किया करती थी। और क्योंकि बचपन में उनके पास भी क्लियरिटी नहीं थी और वो भी बचपन से उनको एक क्वेश्चंस हॉन्ट कर रहे थे, गॉड क्या है, और उसको लेकर उनकी क्लियरिटी क्लियर ना होने की वजह से रिलीजन पे सवाल जब आने पर वो क्लियर नहीं कर पाती थी। बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर मेंटली उनको भी ये सवाल हॉन्ट करने लगे। Regarding women in their Islam. So further system, about further system, they said it is just because to give respect to womanhood. वो मना करती है अपनी मुस्लिम दोस्तों को, बट वो बार बार एक ही चीज और एक ही तरीके के सवाल उनसे पूछा करती थी। वो ये बताती है कि उनकी फ्रेंड उनको CD, DVDs और अदर डिक्शनरीज और बहुत सारी रिलीजन टेक्स्ट दिया करती थी इस्लाम के बारे में जानने के लिए, और डीपली जानने के लिए वो कैसे बताया करती थी कि इसके अंदर कितना क्लियर और अच्छा है। About Islam through my friends, they gave me pamphlets, CDs of speeches of different scholars and books they gave. Likewise, और कैसे इस्लाम के अंदर लड़कियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, और उनका ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि उन्होंने सुबह उठ के नमाज पढ़ना चालू कर दी थी अपने कॉलेज के अंदर ही। और उनकी फ्रेंड्स ये बोला करती थी कि हिंदू लड़कियों को तो कितना छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन मुस्लिम गर्ल्स के साथ तो कोई भी ऐसा नहीं करता। do namaz, I began to take roza. Likewise, after graduation, during my post graduation, my Islamic studies came to severe nature, and I came to the conclusion that Allah is the only God. और वो इतना ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि उन्होंने कन्वर्जन सेंटर में अपना एडमिशन भी करा लिया था। वो ये तक कहती कि वो अपने मम्मी पापा को अपने दोस्तों के सामने काफिर बोलने लग गई थी, क्योंकि वो उस रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते जिसको वो करना चाहती है। और आगे इसी इंटरव्यू के अंदर वो ये भी बताती है और कैसे उन्होंने उस कन्वर्जन सेंटर के अंदर एडमिशन लिया, और कैसे वो वहाँ पर चली गई और डीपली इस्लाम और उस रिलीजन के बारे में जानने के लिए। Their father and mother, if I'm new to Islam, no, so my father and mother are kafir because they are Hindus. Telling lie at my home, I went out from my home and joined in Ponnani Maunakal Islam Sabha in Malappuram district of Kerala. It is also known as Mini Mecca. बाद में श्रुति के बारे में उनके घर वालों को पता चला तो उनके मम्मी पापा उनको वहां से ले आए। जज के सामने श्रुति ने ये बोला कि मुझे इस रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, और उन्होंने रिटर्न के अंदर लेटर भी लिख के दिया उस कन्वर्जन सेंटर को कि मैं 2 या 3 दिन के बाद वापस आऊंगी और अपनी कोर्स को कंटिन्यू करूंगी। Missing complaint there in my native place, police station, and with the help of police force, they anyhow searched my where I am, and they came Ponnani. And from there they took me to judicial court. There I said to magistrate that I want to learn and I want to live in Islam itself. Somewhere in Karnataka, to make me vomit, the black magic entered in my stomach. No, towards right. People. Okay, it's not black magic. आगे विक्टिम ये बताती है कि मेरे मम्मी पापा को जब इसके बारे में पता चला तो उनको लगा कि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो चुका है मेरे। उसके बाद कर्नाटक के अंदर एक रिलीजन सेंटर है हिंदुज्म का, वहाँ पे उनको लेके गए और वहाँ पे मैंने बहुत सारे शर्त रख दी एक जो गुरु थे उनके आगे कि मैं इस्लाम को ही फॉलो करना चाहती हूँ। डीपली ब्रेन वॉश होने के बाद वो ये कहती है कि मैंने गुरुजी के सामने ये बोला था कि आप मुझे श्रुति ना बोले, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब रहमत रख लिया था। आगे श्रुति ये बताती है कि गुरुजी ने मेरे सामने बहुत सारी टेक्स्ट बुक रख दी और मैंने जब उनको अपना ये नाम बताया रहमत, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप एक बहुत ही इंटेलेक्ट गर्ल हैं, आप अपने बेसिस पे एक बार समझदारी से डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत। उसके बाद 2-4 दिन और 1 हफ्ता वहां बिताने के बाद उनको ये समझ में आया कि उनका इंटेलेक्चुअल तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था कन्वर्जन के लिए। उनका किस तरीके से डीपली ब्रेन वॉश किया गया था और किस तरीके से उनके साथ चीजें हुई, उन्होंने ये पूरी जर्नी अपनी एक बुक के अंदर शेयर करी है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ रिवर्जन, हाउ आई कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड रिटर्न टू सनातन धर्म। ये बुक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अगर आप चाहते हैं कि परचेस करना या इसके बारे में जानना तो आप देख सकते हैं। ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपकी मर्जी के लिए, अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम सेकंड स्टोरी में आगे बढ़ते हैं जिसमें हम सेकंड विक्टिम का इंटरव्यू देखेंगे। सेकंड विक्टिम वैशाली शेट्टी बताती है कि मैं एक IT कंपनी के अंदर काम करती थी जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लड़के मेरे कलीग थे और वो लड़के मेरे रिलीजन के बारे में सवाल पूछा करते थे जो कि बचपन से मुझे खुद को भी नहीं पता थे और मुझे भी हॉन्ट किया करते थे, और वो ऐसा तर्क दिया करते थे कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो ही राइट है, और उसके बाद ही मेरा इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
और उसके बाद मैं फॉलो करने लगी इस्लाम को और किसी तरीके से मैं बच निकली। और मुझे ये पता चला कि वो लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, पुअर हैं, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हों। और आजकल तो वो सबको टारगेट करने लगे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की। Working in an IT company, I was surrounded mostly by Muslim friends, colleagues, and it was through conversations with them that I got more and more inclined towards Islam. आगे अपने इंटरव्यू में वैशाली शेट्टी अपनी एक स्टोरी शेयर करती है एक विक्टिम की, जहाँ पर 14 साल का ब्रिटिश इंडियन लड़का जिसने जन्म भी ब्रिटेन के अंदर लिया था और जिसका पूरी अपब्रिंगिंग भी ब्रिटेन के अंदर ही हुई थी। उसकी चाइल्डहुड के अंदर जब वो 14 साल का था तो बहुत सारे मुस्लिम लड़के उसके साथ पढ़ा करते थे ब्रिटेन के अंदर ही। वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया था अपने उन फ्रेंड से कि वो 15 साल की उम्र के अंदर ही अरेबिक बोलने लगा। दूसरे केस की स्टोरी वो शेयर करती है कि एक लड़की थी जो कि इतना ज्यादा भयंकर ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि उसने कोर्ट के सामने ये बोला था कि मैं यमन जाके भेड़े चराना चाहती हूँ और रिलीजन के बारे में और डीपली जानना चाहती हूँ। उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल थी। He is basically an Indian, settled in Britain with his family, studying there since his childhood. So he's surrounded by Muslim friends who have been ideologically injecting him the so-called goods of Islam from a very young age. And at this age itself, he is uttering Arabic verses. He is offering offering namaz, and he is very strongly into the Islamic ideology. So this is about him, and we are trying to bring him back through our counseling. And the other case is that of a lady from Palakkad who had converted intellectually into Islam, and when she was brought to court by her family, asking why, the court asked her, why do you want to follow Islam? And she had taken a passport to go to Yemen. So when the court questioned why she wanted to go to Yemen, she said that she wants to graze sheep and learn Islam in all its purity. आज वैशाली और श्रुति दोनों ही साथ में काम करती है, जहाँ पे वो ऐसे विक्टिम्स को वापस कन्वर्ट करती है हिंदुइज्म के अंदर और जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है। वो साथ में ये भी बताती है कि मालाबार कोस्ट के एरिया के अंदर हमको जाने से गवर्नमेंट और पुलिस ने मना करा है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लोगों की हिट लिस्ट के अंदर हैं। आज तक हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, जबकि हम 5000 लोगों को वापस हिंदुइज्म के अंदर ला चुके हैं। और ये 5000 तो वो फिगर है जो उन्होंने बताया है हमको। वो ये कहती कि मीडिया, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस बहुत इग्नोरेंट है इस चीज को लेके केरला के अंदर। और क्योंकि हम लोग लव जिहाद के जो विक्टिम्स होते हैं उनकी मदद करते हैं और उनको वापस लेके आते हैं हमारे खुद के रिलीजन के अंदर, तो हमको आज तक 20 सालों के अंदर आज दी केरला स्टोरी से इस टॉपिक को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है और हम लोगों को भी जानने मिला है कि केरला के अंदर ये सब हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है। वो आगे ये तक कहती है कि मूवीज और इस तरीके से डिबेट होती है केरला के अंदर कि हिंदू लोगों को ऐसे बताया जाता है कि वो इग्नोरेंट है, वो बैकवर्ड है, वो एंटी सोशल है और उनका रिलीजन किस तरीके से सुटेबल नहीं है अदर रिलीजन के कंपैरिजन के अंदर। और ना सिर्फ हिंदू लड़कियां, बहुत सारी क्रिश्चियन लड़कियां भी इस चीज का विक्टिम हो चुकी हैं। केरला के अंदर ये मूवी जो कि रिलीज हुई थी, ये मूवी बेस्ड है उस आदमी के ऊपर जिसको बताया जाता है कि उसकी वजह से मोपला हिंदू जेनोसाइड हुआ था। तो केरला के अंदर ऐसी मूवीज बनाई जाती है जो कि ग्लोरिफिकेशन करती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को और ये बताती है कि अदर रिलीजन और अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कैसे इग्नोरेंट हैं और कैसे एंटी सोशल हैं। अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और थर्ड केस डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही फेमस केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और न्यूज के अंदर हेडलाइंस के अंदर आया। केस का नाम है हादिया केस। अखिला अशोकन, डॉटर ऑफ अशोकन, केरला के अंदर पढ़ने वाली एक होम्योपैथिक की स्टूडेंट जिसके मिसिंग होने की रिपोर्ट उसके फादर अशोकन लिखवाते हैं लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर और हेबियस कॉर्पस का यूज करते हुए वो डायरेक्टली हाई कोर्ट तक जाते हैं, ये बताते हुए कि 6 जनवरी 2016 को उनकी जो डॉटर है जिसका नाम है अखिला, वो घर के अंदर से बुर्का पहनकर निकली और उसके बाद से वो मिसिंग है। और अब वो अपने आप को हादिया बता रही है। घर से निकलने के बाद हादिया AS जैनाबा के पास चली जाती है जो कि प्रेसिडेंट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, वही PFI जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन करा था अदर स्टेट के रिकमेंडेशंस के ऊपर, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद NIA को ये पता चला था PFI है वो टेररिज्म को कैसे इंडिया के अंदर प्रमोट कर रही है और कैसे ब्रेन वॉश करके लोगों को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करा रही है और कैसे इसके कनेक्शन IS तक और जन्नत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश तक हैं, वो टेररिस्ट जो कि इंडिया के अंदर टेरर फंडिंग कर रहे हैं। हादिया जो कि पहले अखिला थी, वो अब PFI वुमेन विंग की लीडर के रहने के बाद शफीक जहान के साथ उसकी शादी हो जाती है। 2017 के अंदर केरला हाईकोर्ट ये कहता है अखिला जो कि अब हादिया बन चुकी है वो
एक विक्टिम है साइकोलॉजिकल किडनैपिंग और ब्रेन वॉशिंग। पूरे केस को सुनने के बाद हाई कोर्ट ऑफ केरला इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अकीला की कस्टडी अब उसके पेरेंट्स को दे दी जाएगी। इसके बाद सफी जहान, जो कि बताया जाता है कि उसके साथ उसकी शादी हो गई है, वो 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस लेके जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हादिया अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती है और वो चाहे जिससे मिल सकती है, और उसके कुछ 10 महीने बाद ही वो उनकी मैरिज को भी रिस्टोर कर देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हमारा कोई भी लीगल राइट नहीं है किसी की भी मैरिज को लेके, क्योंकि अब अकीला 21 नहीं 24 साल की लड़की हो चुकी है, तो इसके ऊपर उसका खुद का एक डिसीजन है। पहले सफी जहान की स्टोरी और उसकी हिस्ट्री जान ले। सफी जहान वो आदमी है जिसका प्रेजेंट और उसकी हिस्ट्री पूरा टेररिज्म एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्वमेंट में जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला इस केस के अंदर, तो एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया कि सफी जहान जो कि सब ब्रांच ऑफ पीएफआई एसडीपीआई का मेंबर है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी बताया कि उसके ऊपर 4 या 5 से ज्यादा केसेस हैं, और ये बताया कि सफी जहान जो कि 2 मेंबर आईएसआई के साथ उसका कनेक्शन है, जिनका नाम मंसीर और सफन है, उसके साथ उसका कनेक्शन बताया गया, और अकीला जो कि अकीला उफ हादिया के साथ शादी करने के बाद उसको आउटसाइड भेजने का प्लान है। एनआईए ने अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बताया पीएफआई और एसडीपीआई की फेसबुक पोस्ट से पता चला कि सफी जहान का दोस्त मुन्नीर ने उनकी मुलाकात हादिया से करवाई, ना कि कोर्ट के अंदर बोले जाने वाली वो बात कि वो दोनों एक डेटिंग साइट पे मिले थे। और एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर ये भी बोला ऐसे सिमिलर 90 से ज्यादा केसेस केरला के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि कुछ मिलते जुलते से हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन बताया जा रहा है इस्लाम के अंदर ब्रेन वॉश करके। पर इन तीनों विक्टिम की कहानी सुनने के बाद और सच में पता होने के बाद में भी आज ये दुख की बात है कि स्टेट के पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोग ऐसी मूवीज को जो कि रियलिटी हमारे सामने लाती है उसको प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, क्योंकि किसी को भी ये मूवी अगर पर्टिकुलर किसी रिलीजन के ऊपर सेंट्रिक लगती है उसको टारगेट करने के लिए, तो वो लोग बिल्कुल बेवकूफ है। उनको ये बात जाननी चाहिए ये एक टेररिज्म के ऊपर है मूवी, और अगर सच में किसी को ऐसा लगता है कि मूवी पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को टारगेट करती है, तो वो भी कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं कंट्री के अंदर। जहाँ पर नुपुर शर्मा के एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर देश के अंदर इतना बवाल हो गया था कि उनको पार्टी के अंदर से निकाल दिया गया, और सेंट्रल एशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान जैसे देशों और तालिबान जैसे टेररिज्म ग्रुप ने तक धमकी दे दी थी इंडिया को। वहीं इस देश के मेजोरिटी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की घरों की लड़कियों को जब कन्वर्जन कर दिया जाता है, जब उनके खिलाफ वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट लड़ाई की जाती है, दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती के ऊपर तलवारें निकाल दी जाती है, गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी के ऊपर दंगे हो जाते हैं, कोई एक बात भी नहीं कहता। और जब भी इन बातों के ऊपर डिस्कशन होता है तो उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के अंदर सच बातों को प्रोपेगेंडा बोलकर खत्म कर दिया जाना ही सेकुलरिज्म है, तो ऐसा सेकुलरिज्म इस कंट्री को चाहिए ही नहीं। एज अ सिटीजन ये हमको समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ड्यूटी है कि अगर ऐसा हो रहा है किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो और उस चीज को रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और दी केरला स्टोरी जैसी मूवी बनने के बाद इसको नेशनली हम सबको पता चल गया है क्या हो रहा है वहां पे एक्चुअली, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि 30,000 हो या 3। इन तीनों विक्टिम की कहानी सुनने के बाद, जिसमें तो दो ने इंटरव्यू दिया है साफ साफ तौर पर किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया, तो उसके बाद तो हमको एक्शन लेना ही चाहिए। और फिर भी अगर कोई पॉलिटिशियन इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलता है, किसी भी पार्टी का इलेक्शन आ रहा है इसलिए पर्टिकुलर कोई पार्टी इस मूवी को प्रमोट कर रही है, अनएथिकल हो जाता है। और जहां पर केरला और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट के अंदर मूवी को बैन कर दिया जाता है, जहां पे ही सबसे ज्यादा लोग विक्टिम है इन चीजों के, ये बोल के कि इस मूवी से हो सकता है कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो जाए। तो मैं ये भी बता दूं कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने वाले भी कौन सी कम्युनिटी से ही होंगे, ये सब भी बात हम जानते हैं। अभी तीनों केस डिस्कस करने के बाद और केरला स्टोरी को अनकवर करने के बाद मैं यही कहूंगा कि हमें किसी भी रिलीजन और किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हेट नहीं फैलानी चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि सच क्या है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी मूवी बनती है, द केरला स्टोरी बनी, द कश्मीर फाइल बनी, हम हर उस चीज को प्रोपेगेंडा नहीं बोल सकते जो लोगों के साथ घटित हो रही है, और बहुत सारे लोग उसके विक्टिम बन चुके हैं, सामने आ चुके हैं, क्योंकि हम सच को झूठ नहीं कह सकते। हम उस चीज को एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर डाल के उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एज अ गवर्नमेंट और एज अ सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है कि अगर ऐसा हो रहा है हर कम्युनिटी के लोगों की, कि उसको उससे डील करी जाए और उसको सॉल्व किया जाए, और सच में हमारी फ्यूचर जनरेशन और अबे प्रेजेंट जनरेशन को ये बता दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए एज अ सिटीजन कि वायरस आ कहां से रहा है, और किसी एक ही फ्लो से और किसी एक ही तरफ से आ रहा है, तो हम लोगों को उससे डील करनी चाहिए, भले ही फिर उसको कितना भी प्रोपेगेंडा बोल दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक